बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह राज करते थे। वह अत्यंत शक्तिशाली, संवेदनशील और लोकप्रिय थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय, जो अपने पिता की तरह होनहार, शक्तिशाली और संवेदनशील थे। राजा के सबसे विश्वसनीय मंत्री राम सेवक, सेनापति धर्मवीर और कोषाध्यक्ष गोविंद दास की एक बेटी थी। तीनों ही बहुत सुंदर थीं और उनके पिता उनके लिए सही वर की तलाश कर रहे थे। एकाएक एक दिन मंत्री राम सेवक के मन में ये विचार आया कि क्यों ना अपनी बेटियों का विवाह राजकुमारों से कर दिया जाए। इससे राज्य की सत्ता भी सुरक्षित रहेगी और रिश्तेदारी भी मजबूत हो जाएगी। उन तीनों ने अपनी अपनी बेटियों की शादी का प्रस्ताव राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह के सामने रखा। उन्हें भी यह प्रस्ताव पसंद आ गया। उनकी मंजूरी के बाद जल्दी ही शादी की तारीख तय हो गई। लेकिन कहते हैं ना, मनुष्य सोचता है और ऊपर वाला निर्णय लेता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी से कुछ ही दिन पहले राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का आकस्मिक निधन हो गया। राजा जी की अचानक मृत्यु से सभी अवाक रह गए, खासकर तीनों राजकुमार। एकदम से राजकाज का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया, जिसे संभालने में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, पर वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसे में मंत्री राम सेवक, सेनापति धर्मवीर और कोषाध्यक्ष गोविंद दास ने उनकी बहुत मदद करी। पर कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। अगर मन में आ जाए तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। ऐसा ही कुछ मंत्री, सेनापति और कोषाध्यक्ष के साथ भी हुआ। राजकाज संभालने में मदद करते करते उनके मन में खुद राज करने की इच्छा जाग गई। अपनी इसी लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि वह लोग मिलकर तीनों राजकुमारों को मार देंगे। अपने इस षड्यंत्र में उन्होंने अपनी अपनी बेटियों लता, कमला और सुशीला को भी शामिल करते हुए कहा, बेटा, हम तुम तीनों की शादी के लिए किसी और राज्य के राजकुमार ढूंढ लाएंगे, पर शासन करने का मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग तीनों राजकुमारों से कहो कि तुम लोग उनसे तभी शादी करोगी जब वो 1 वर्ष के भीतर परदेश जाकर तुम लोगों के लिए एक अनोखी चीज़ लाएंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी होगी। उन्हें विदा करते वक्त तुम लोग एक खाने का डिब्बा उन्हें पकड़ा देना जिसमें विष मिला होगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ वक्त तक जब राजकुमार वापस नहीं आएंगे, तब जनहित का हवाला देकर हम राजपाट अपने कब्जे में कर लेंगे। अपने पिताओं के कहे मुताबिक लता, कमला और सुशीला ने ठीक वैसा ही कहा और किया। राजा वीरेंद्र प्रताप की आखिरी इच्छा समझकर तीनों राजकुमारों ने भी उनकी बात मान ली। उनके यात्रा पर निकलने से पहले योजना के मुताबिक तीनों लड़कियों ने उन्हें विष मिला हुआ खाने का डिब्बा देकर उन्हें विदा कर दिया। षड्यंत्र से अनजान तीनों राजकुमार यात्रा पर निकल गए। यात्रा करते करते वो लोग एक नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां घोषणा हो रही थी कि राजा का एक हाथी पागल हो गया है और वह रोज लोगों को मार डालता है। जो उसे मारेगा वह राजा से मनचाहा इनाम पाएगा। राजकुमारों ने घोषणा पर खास ध्यान नहीं दिया और नदी में स्नान करने चले गए। उन्होंने खाने के डिब्बे नदी के किनारे रख दिए। वह लोग स्नान कर ही रहे थे कि तभी वह पागल हाथी उन्हें दौड़ता हुआ आता दिखा। वो लोग बहुत डर गए और नदी में डुबकी लगाकर छुप गए। उन्होंने देखा कि हाथी ने उनके खाने का डिब्बा खोल लिया है और खाना चारों तरफ बिखेरते हुए खा रहा है। भूखे होने के कारण उन्हें खाना गिरने पर बहुत झंझलाहट आई। पर यह क्या? उन्होंने देखा कि हाथी अचानक से छटपटाने लगा और कुछ ही पलों बाद जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया।
ये देखकर तीनों राजकुमार स्तब्ध रह गए। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह विषैला खाना उन्हें मारने के लिए था। हाथी तो धोखे से मर गया। उन तीनों को बहुत दुख हुआ, साथ ही गुस्सा भी बहुत आया। तीनों ने उन लोगों को सबक सिखाने की ठानी, पर चतुराई के साथ। वो तीनों उस नगर के राजा के पास गए और बताया कि उन्होंने हाथी को मार दिया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो गए और उनसे उनका मनचाहा इनाम मांगने को कहा। इनाम में उन्होंने ज्येष्ठ राजकुमार अजय के लिए राजकुमारी रत्नावली का हाथ मांग लिया। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वह मान गए, पर उन्होंने कहा कि राजकुमारी रत्नावली उनकी इकलौती पुत्री हैं, जिनसे वह बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि राजकुमार अजय विवाह के उपरांत उसी नगर में रहें। बदले में राजा उन्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। तीनों राजकुमारों ने उनकी बात मान ली और राजकुमार अजय का विवाह राजकुमारी रत्नावली के साथ विधि विधान से संपन्न हो गया। कुछ दिन के बाद राजकुमार अजय को वहीं छोड़ बाकी दोनों भाइयों ने वापस अपने नगर जाने का सोचा, पर तभी राजकुमार अजय उन्हें टोकते हुए बोले कि अभी वापस जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वह कमज़ोर हैं। उन्हें पहले अपने जीवन का मकसद तलाशना चाहिए, उसके बाद ही वापसी उचित रहेगी। दोनों भाइयों ने उनकी बात मान ली और अपनी आगे की यात्रा पर निकल गए। चलते चलते दोनों भाई एक नगर में पहुंचे। वहां इंसान तो क्या, एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उस नगर को सुनसान देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा और वह उसके पीछे का कारण सोचने लगे। तभी घूमते घूमते उन्हें एक महल दिखा। दोनों उसके अंदर चले गए। महल के एक कक्ष से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दोनों ने जाकर देखा तो वहां एक बहुत सुंदर सी लड़की, जो दिखने में राजकुमारी सी थी, अकेली बैठी रो रही थी। दोनों भाइयों ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उस लड़की ने बताया कि वह इस नगर की राजकुमारी है, राजकुमारी माधवी, और एक डायन ने इस नगर पर कब्जा कर लिया है और उसके माता पिता को खाकर उसे कैद कर लिया है। उसने दोनों राजकुमारों से वहां से भागने का आग्रह किया, पर राजकुमारों ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उसे वहां अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। इतने में डायन अपने उड़न खटोले से महल में आ गई। राजकुमारी ने जल्दी से दोनों भाइयों को छुपा दिया। तभी डायन ने हवा सूंघकर कहा, अरे बेटी, यहाँ इंसान की गंध क्यों आ रही है? राजकुमारी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तू रोज इतने इंसान खाती है कि अब तेरी नाक में इंसान की गंध बैठ गई है, या हो सकता है कि तुझे मेरे शरीर की गंध लग रही होगी। डायन का ध्यान हटाने के लिए राजकुमारी उदासी का नाटक करते हुए बोली, तू मुझे रोज ऐसे छोड़कर चली जाती है, अगर किसी दिन तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? उसकी बात सुनकर डायन हंस पड़ी। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता। अगर कोई मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो भी मैं जीवित रहूंगी। ये सुनकर राजकुमारी अचंभित हो गई और उसने इसका कारण जानना चाहा। राजकुमारी की उत्सुकता देखकर डायन बोली, मैंने अपना कलेजा निकालकर किले के भीतर बजरी की किवाड़ वाली कोठरी में एक संदूक में रखा है। उस संदूक के अंदर चांदी का दूसरा संदूक है। उसके भीतर लोहे का एक बड़ा यंत्र है। उसी के अंदर मेरा कलेजा रखा है और उसे नष्ट करने का तरीका उस यंत्र को नष्ट करना है। जब तक वह यंत्र नष्ट नहीं होगा मुझे कोई नहीं मार सकता, और वो यंत्र कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी उसे खोलेगा वह यंत्र के घूमने से उसी पल उसकी चपेट में आकर चटनी बन जाएगा। मेरी मौत असंभव है। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। डायन ने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर अपनी मौत का रहस्य राजकुमारी के सामने खोल दिया। अगले दिन डायन जब सुबह चली गई तब राजकुमारी ने राजकुमारों को पूरा रहस्य बता दिया। दोनों भाइयों ने तलवार और हथौड़े से संदूक तोड़ा। यंत्र के दोनों पंख के बीच तलवार लगा दी
और दोनों हाथों से एक एक पंख पकड़ लिया जिससे वह घूम ना पाए। वहीं माधवी ने उसके अंदर रखे कलेजे पर चाकू से वार किया और हथौड़े मार मार कर यंत्र को चकनाचूर कर दिया। तभी आसमान से डायन के उड़न खटोले की घड़घड़ाहट सुनाई दी। डायन गिरती पड़ती आई और चीखते हुए उस कोठरी के पास ढेर हो गई। उसकी मौत की खबर जैसे ही बंधक नगरवासियों तक पहुंची तो पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी माधवी ने मझले भाई विजय से विवाह कर लिया और वह उस नगर का राजा बन गया। कुछ दिनों बाद छोटा भाई संजय डायन के उड़न खटोले पर बैठकर अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ा। यात्रा करते करते वह एक जंगल के ऊपर से गुजरा। भूख लगने की वजह से उसने अपना उड़न खटोला जंगल में उतार दिया और वहां लगे सीताफल को खा लिया। सीताफल को खाते ही उसके होंठ सूजकर बहुत बड़े हो गए। अपनी यह हालत देखकर वह बहुत घबरा गया और बोला, हे भगवान, इतने भारी होठों का वजन मैं कैसे उठाऊंगा और मेरी सूरत कितनी भद्दी लग रही होगी। तभी उसकी नज़र एक साधु की कुटिया पर पड़ी। वह जल्दी से उनकी कुटिया में गया और अपनी हालत दिखाकर उसने साधु से मदद की गुहार लगाई। साधु ने उसे हिम्मत बंधाई और एक नारियल लाकर उसके सामने फोड़ा और उसका पानी संजय के होठ पर लगा दिया। नारियल पानी लगते ही कुछ ही देर में उसके होठ पहले जैसे हो गए। संजय ने साधु का धन्यवाद किया और कुछ दिन उनकी शरण में रहा। उनसे विदा लेते वक्त साधु ने अपनी पाली हुई बेटी गौरी का विवाह उससे कर दिया। साथ ही दहेज में एक जादुई सेवक छंगा भी दिया जो हर आदेश मानता था। संजय ने जाते जाते 6 सीताफल और 6 नारियल भी साथ रख लिए। अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर वह अपने नगर लौटा तो पाया कि मंत्री राम सेवक, सेनापति धर्मवीर और कोषाध्यक्ष गोविंद दास राज कर रहे हैं। उन्होंने उसके राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया है और एक एक गढ़ के राजा बने बैठे हैं। उसे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया, पर गुस्से में आपा खोना उसे ठीक नहीं लगा। वह नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी गौरी के साथ रहने लगा। उसने एक योजना बनाई जिसके तहत वो एक फल वाले का रूप धरकर उन तीनों के घर वह जंगल से लाए जादुई सीताफल बेच आया। फल खाते ही उनकी और उनकी बेटियों के होंठ सूज गए। ये देखकर वो लोग बहुत घबरा गए और तुरंत वैद्य के पास उपचार के लिए जाने लगे। उनकी करतूतों के कारण नगर के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उनकी ऐसी हालत देखकर लोग हंस हंस कर चिल्लाने लगे, अरे देखो, सूजी राजकुमारियां आ रही हैं। उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जिस कारण वो छिप छिप कर घर से बाहर निकलते थे। वैद्य भी उनकी समस्या का कारण नहीं समझ पा रहे थे। कुछ दिनों बाद संजय ने छंगा से उन्हें पकड़कर उसके घर लाने को कहा। संजय को अपने सामने जीवित देखकर वो लोग बहुत घबरा गए और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, राजकुमार, हमसे भूल हो गई, कृपा करके हमें माफ़ कर दीजिए। संजय ने गुस्से से कहा, मेरे पिताजी ने आप लोगों पर कितना भरोसा किया था, पर आपने उनके भरोसे को चकनाचूर कर दिया। वो लोग दोबारा से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। संजय को उनकी हालत पर तरस आ गया और वो बोला, मैं अपने और अपने भाइयों की ओर से तुम लोगों को माफ़ करता हूँ। उसने छंगा को अंदर से नारियल लाने के लिए कहा जिससे वह उन लोगों के होंठ ठीक कर सके, पर तभी छंगा अंदर से नारियल लाते हुए बोला, महाराज, सारे नारियल सूखे निकले हैं। संजय ने तो उन लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन भगवान का न्याय सबसे बड़ा होता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। संजय ने उन 6 से कहा, मैं तो तुम लोगों को ठीक करना चाहता था, पर शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। अब तुम लोग अपने पापों का फल भुगतो। वह 6 उदास मन से अपने सूजे हुए होंठ के साथ वहाँ से चले गए और अपनी किस्मत पर रोते हुए चुपचाप अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ दिनों बाद अजय और विजय भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने नगर आ गए। उन्होंने अपने अपने राज्यों को अपने नगर से मिला लिया था। नगरवासी अपने तीनों राजकुमारों को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। सच ही है, कर भला तो हो भला।